गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कितने सही हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, यह भूमध्य रेखा पर एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र है जहाँ व्यापारिक हवाएं मिलती है। सेकेंड वाला है, जुलाई के दौरान ITCZ उत्तर की ओर लगभग 20 डिग्री एन 25 डिग्री एन तक स्थानांतरित हो जाता है, जिससे मानसून गर्त का निर्माण होता है। थर्ड वाला, सर्दियों में ITCZ दक्षिण की ओर बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर पूर्वी मानसून आ जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी, केवल 2। सेकेंड और थर्ड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला ये क्या है, यह भूमध्य रेखा पर एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र है जहाँ व्यापारिक हवाएं मिलती है। ठीक है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट सही नहीं है, ओनली सेकेंड और थर्ड दोनों ही सही है इसमें। तो इसका आंसर होगा बी, केवल 2। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ भूमध्य रेखा पर स्थित एक कम दबाव वाला क्षेत्र है जहां व्यापारिक हवाएं मिलती है, और इसलिए यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हवा ऊपर की ओर जाती है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही नहीं है। जुलाई में ITCZ जो है 20 डिग्री एन से 25 डिग्री एन जो अंशांश हो गंगा के मैदान पर के आसपास स्थित होता है, जिसे कभी कभी मानसून गर्त भी कहा जाता है। यह मानसून गर्त उत्तर और पश्चिमी भारत में थर्मल लो के विकास को प्रोत्साहित करता है। अतः कथन जो है हमारा सेकंड वाला सही है। ITCZ के स्थानांतरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा को पार करती है, तथा कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून बन जाता है। सर्दियों में ITCZ दक्षिण की ओर बढ़ता है और इसलिए उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं मुड़ जाती है, जिन्हें उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। इसलिए हमारा जो थर्ड वाला है वो सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एल नीनो से संबंधित निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इससे पेरू तट पर पानी का तापमान 10 डिग्री बढ़ जाता है। सेकेंड वाला, इसके परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न होती है। थर्ड वाला, इससे पलवक के स्तर में वृद्धि के कारण समुद्र में जो है इनकी संख्याएं बढ़ जाती है। तो हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें जो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है ये सही नहीं। इसमें पलवक के स्तर में क्या होती है, कमी के कारण जो समुद्र में मछलियों की संख्या क्या कम हो जाती है। इसलिए जो हमारा इसमें ओनली बी वाला सही है, फर्स्ट और सेकंड। ई नैनो और भारतीय मानसून। ई नैनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार आती है तथा दुनिया के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और अन्य मौसमी चरम स्थितियां लाती है। इस प्रणाली में पेरू के तट के पास पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में गर्म समुद्री धाराओं का उभरना और उससे जुड़ी समुद्री एवं वायुमंडलीय घटनाएं शामिल है, जो भारत सहित कई क्षेत्रों के मौसम पर प्रभाव डालती है। ई नैनो गर्म भूमध्य रेखीय धारा का ही विस्तार है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन धारा या हमबोल्ट धारा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू के तट पर पानी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। इसलिए कथन फर्स्ट हमारा सही है। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय संरचना है, परिसंचरण है का विरूपण है। ठीक है, समुद्री जल के वाष्पीकरण अनियमितताएं हैं, पलवकों की मात्रा में कमी, समुद्री मछलियों की संख्या में और कमी आती है। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही नहीं है। ई नैनो शब्द का अर्थ है बालक मछली, क्योंकि यह धारा दिसंबर में क्रिसमस के आसपास दिखाई देती है। दिसंबर पेरू दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का महीना है। ई नैनो का उपयोग भारत में लंबी दूरी की मानसून वर्षा के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। वर्ष 1990-91 में गंभीर ई नैनो घटना के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों तक की देरी हुई थी। हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ स्थानीय तूफान और कुछ क्षेत्र दे रखे हैं। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो हमारा फर्स्ट दे रखा है
मैंगो शावर बंगाल, सेकंड दे रखा है काल बैसाखी कर्नाटक, थर्ड दे रखा है फूलों की वर्षा केरल। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही सुमेलित हैं। तो जो हमारा थर्ड वाले का आंसर होगा वो क्या होगा, ए। केवल इसमें एक सही है और वो कौन सा, फूलों की वर्षा केरल। लेकिन जो हमारा मैंगो शावर है, वो जो मैंगो शावर कहाँ का है, तो केरल और कर्नाटक का। सेकंड वाला है काल बैसाखी, तो काल बैसाखी कहाँ का, बंगाल और असम का। इसलिए इसका आंसर जो हमारा होगा केवल एक, ए आंसर होगा इसका। गर्म मौसम के कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान आम्र बारिश। गर्मियों के अंत में केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में प्री मानसून वर्षा एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से आम्र बारिश कहा जाता है क्योंकि यह आमों को तेजी से पकने में सहायता करती है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है। काल बैसाखी, ये बंगाल और असम में शाम को आने वाले खतरनाक तूफान है। इनके कुख्यात स्वरूप को स्थानीय नाम काल बैसाखी से समझा जा सकता है, जो बैसाख महीने की एक आपदा है। यह वर्षा चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयोगी होती है। असम में इन तूफानों को बारदोई शिला के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो भी सही नहीं है। फूलों की वर्षा, इस वर्षा के साथ केरल और आसपास के इलाकों में कॉफी के फूल खिलते हैं। लू पंजाब से बिहार तक उत्तरी मैदानों में गर्म शुष्क दमनकारी हवाएं चलेगी, जिनकी तीव्रता दिल्ली एवं पटना के बीच अधिक होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हिंद महासागर डिपोल IOD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, हमें इसमें से बताना है कितने सही है। तो जो हमारा फर्स्ट कथन है वो क्या है, नकारात्मक IOD तब उत्पन्न होता है जब अफ्रीकी तट से अधिक गर्म सतही जल को इंडोनेशियाई द्वीपों की ओर धकेला जाता है। सेकंड वाला है सकारात्मक IOD के दौरान अफ्रीकी तट गर्म हो जाता है जबकि इंडोनेशियाई तट ठंडा हो जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित थे। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। हिंद महासागर द्वीप ध्रुव IOD या भारतीय नैनो के बारे में IOD, जिसे कभी कभी भारतीय नीनो के रूप में भी जाना जाता है, एल नीनो घटना के समान जो पूर्व इंडोनेशियाई और मलेशियाई तटरेखा तथा पश्चिमी सोमालिया के पास अफ्रीकी तटरेखा के बीच हिंद महासागर के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में घटित होती है। नकारात्मक IOD हिंद महासागर बेसिन में हवा का संचार पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, यानी अफ्रीकी तट से इंडोनेशियाई द्वीपों की ओर, सतह के पास और ऊपरी सतहों में पर विपरीत दिशा में। इसका मतलब है कि हिंद महासागर में सतही पानी पश्चिम से पूर्व की ओर धकेला जाता है। सामान्य परिस्थितियों में पश्चिम प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया की जो पास की स्थिति है, वो गर्म पानी हिंद महासागर में प्रवाहित होकर उसे थोड़ा गर्म करता है। यह गर्मी हवा को ऊपर उठाने में सहायता करती है और प्रचलित वायु परिसंचरण को बढ़ावा देती है। जिन वर्षों में वायु परिसंचरण अधिक शक्तिशाली होता है, अफ्रीकी तट से गर्म सतही जल इंडोनेशियाई द्वीपों की ओर प्रवाहित होता है, जिससे यह क्षेत्र सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और यह चक्र और अधिक सुदृढ़ हो जाता है। यह नकारात्मक IOD की स्थिति है, अर्थात जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। सकारात्मक IOD, जब वायु परिसंचरण सामान्य से कमजोर हो जाता है या कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में इसकी दिशा उलट जाती है तो अफ्रीकी तट गर्म हो जाता है जबकि इंडोनेशियाई तट ठंडा रहने लगता है। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो भी सही है। सकारात्मक IOD घटना प्रिया एल नैनो जो नीनो के समय विकसित होती देखी जाती है, जबकि नकारात्मक IOD कभी कभी ला नीना के साथ जुड़ी होती है। अल नीनो के दौरान इंडोनेशिया का प्रशांत क्षेत्र सामान्य से अधिक ठंडा रहता है, जिसके कारण हिंद महासागर का क्षेत्र भी ठंडा हो जाता है। इससे सकारात्मक IOD के विकास में मदद मिलती है। अतीत की घटनाएं, वर्ष 2019 में IOD घटना मानसून के अंतिम चरण में विकसित हुई, लेकिन इसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसने मानसून की सीजन की शुरुआती महीना जो जून में हुई, जो 30% वर्षा की कमी को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कि जेट स्ट्रीम के बारे में कितने कथन सही हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में बहुत तेजी से बहने वाली वायु प्रवाह प्रणाली है। सेकंड वाला है, भारत में आने वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून उपोष्ण कटिबंधी पश्चिमी जेट स्ट्रीम से संबंधित है। थर्ड वाला है, उत्तर पूर्वी मानसून शीतकालीन मानसून उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम से संबंधित है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, केवल एक। जो हमारा इसमें फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड और थर्ड वो दोनों ही सही नहीं है। भारत में जो आने वाली है दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है क्या उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम से संबंधित है। थर्ड वाला है उत्तर पूर्वी मानसून जो है हमारा पूर्वोत्तर मानसून शीतकालीन जो क्या हैगा हमारा उष्ण कटिबंधी
जो है कहाँ से, पश्चिमी जेट स्ट्रीम से संबंधित है, ना कि पूर्वी से। इसलिए जो हमारा इसमें केवल एक सही होगा वो भी फर्स्ट वाला। तो इसका आंसर ए होगा। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल 9 से 18 किमी में बहुत तेज बहने वाली वायुधारा प्रणाली है। भारत में आने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम से संबंधित है। यह जो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में प्रवाहित होती है। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो सही नहीं है। पूर्वोत्तर मानसून शीतकालीन मानसून उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम से संबंधित है। यह दोनों गोलार्ध में 200 और 350 जो अक्षांशों के बीच बहती है। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में कौन सा क्षेत्र CWG प्रकार की जलवायु में शामिल है। हमें इसमें से बताना है कौन सा कोपेन जलवायु के लिए CW जो है जी का प्रकार की जलवायु में शामिल है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी, उत्तर के महान मैदान। ठीक है। शुष्क सर्दियों के साथ मानसून प्रकार CWG कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु मानसून से प्रभावित समशीतोष्ण जलवायु है, जिसमें गर्मियों के दौरान भारी वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर और शुष्क सर्दियों की अवधि होती है। कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर मानसून की बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में। मुख्य क्षेत्र उत्तर पूर्व भारत, मुख्यतः असम के विशाल मैदान। इसलिए जो हमारा सी वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। विंडफॉल टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, हमें उसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा जो यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन क्या है, उपयुक्त कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है हमें, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो कथन सेकंड है वो फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। सेकंड वाला हमारा बी वाला ऑप्शन, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। सी वाला है कथन फर्स्ट सही है, किंतु जो कथन सेकंड है वो सही नहीं है। डी वाला है कथन जो है फर्स्ट सही नहीं है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो सही है। तो हमें यहाँ पर कुछ 2 कथन दे रखे हैं, हमें इसमें से बताना है कौन से सही या सही नहीं है। तो फर्स्ट कथन है, यह कर बहा कारकों के कारण अत्यधिक लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं पर अधिरोपित किया जाता है। सेकंड वाला, यदि कोई कंपनी योजनाबद्ध रणनीति के कारण लाभ अर्जित करती है तो उससे विंड फॉल टैक्स नहीं लिया जा सकता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। कथन जो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा कथन सेकंड है वो फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। विंडफॉल टैक्स एक बारगी वन टाइम कर है जो उन संस्थाओं पर लगाया जाता है जिन्होंने बाह्य कारकों के कारण अत्यधिक लाभ अर्जित करते हैं। हालांकि सरकार विंडफॉल टैक्स केवल तभी लगा सकती है जब किसी कंपनी को हुआ अत्यधिक लाभ ब्रह्म जो है कारकों से भारी जो कारकों के कारण हुआ हो। अगर कोई कंपनी किसी योजनाबद्ध रणनीति के कारण लाभ अर्जित करती है तो कोई विंडफॉल टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो सही है और फर्स्ट भी सही है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट, इसका आंसर क्या होगा, बी। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऑपरेशन जिब्राल्टर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 1965 का भारत और पाकिस्तान युद्ध। ऑपरेशन जो जिब्राल्टर अगस्त 1965 में शुरू किया गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर एक गुप्त पाकिस्तानी समर्थित गुर्रिल्ला हमला था जिसका उद्देश्य भारत विरोधी भावनाओं को भड़काना और कश्मीर में भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह को भड़काना था। इससे जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के मेजरों के नेतृत्व में प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सशस्त्र जो मुजाहिदीन तथा रजाकारों की कई टुकड़ियों को घुसपैठ कराने के लिए विकसित किया गया था। इसने शत्रुता की शुरुआत का संकेत दिया और अंततः एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध हुआ। इसलिए जो हमारा इसका आंसर होगा बी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। पोलियो रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कितने कथन सही है पोलियो रोग के बारे में। तो हमारा जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, यह एक अत्यधिक संक्रामक
वायरल बीमारी जो मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करने से पहले आंत में गुणित होता है। सेकंड वाला है जोनास शोल्क ने पहला सफल पोलियो वैक्सीन विकसित किया है। थर्ड वाला है भारत को लगातार 3 वर्षों तक कोई भी मामला दर्ज न होने के बाद 2015 में WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है ये रॉन्ग है। भारत को लगातार 3 वर्षों तक कोई भी मामला दर्ज न होने के बाद 2014 में WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। ठीक है, यह एक अत्यधिक संक्रमण वायरल रोग है जो मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करने से पहले आंत में गुणित होता है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। पोलियो वायरस को विकसित करके एवं उसे निष्क्रिय करके तथा परीक्षण प्रतिभागियों को इंजेक्शन देकर जोनास शोल्क ने पहला प्रभावी पोलियो टीका निर्मित किया था, जो इसलिए हमारा सेकंड वाला भी सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था, जबकि लगातार 3 वर्षों तक कोई भी मामले सामने नहीं आए थे, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेट जीरो टारगेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने हैं, कौन से सही है। तो हमारा फर्स्ट वाला दे रखा है ऑप्शन, इसका तात्पर्य उत्पादित कार्बन उत्सर्जन और वायुमंडल से निष्कासित कार्बन के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना है। सेकेंड वाला, पेरिस समझौता के अनुसार वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न रखने के लिए 2023 तक उत्सर्जन में 75% की कमी लानी होगी और 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुंच जाएगा। तो हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें दोनों ही सही है। नेट जीरो टारगेट शुद्ध शून्य से तात्पर्य उत्पादित कार्बन उत्सर्जन वायुमंडल से निष्कासित कार्बन के बीच एक समग्र संतुलन हासिल करना है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। इसे कार्बन तटस्थता कहा जाता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर ले आएगा। इसके अतिरिक्त वनों जैसे अधिक कार्बन सिंक का निर्माण कर उत्सर्जन के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। वायुमंडल से गैसों को निष्कासित करने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसी भविष्य की तकनीकों की आवश्यकता है। 70 से अधिक देशों ने वर्ष 2050 तक शून्य जो है लक्ष्य प्राप्त करके प्रतिबद्धता जताई है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो वर्ष 2023 तक उत्सर्जन में 45% की कमी लानी होगी और वर्ष 2050 तक इसे शून्य नेट जीरो टारगेट करना होगा, इसलिए जो हमारा कथन है वो सेकंड वाला भी सही है। उम्मीद है आज का आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।